अध्याय 7। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है। शुरू करते हैं। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे के द्वार पर पहुंचा। वह बुरी तरह थका हुआ था। वस्त्र भी बहुत स्वच्छ नहीं रह गए थे। ठाकुर अपने कक्ष में अकेले भाव विभोर से बैठे थे। नरेंद्र को देखकर ठाकुर का आनंद सहज ही प्रकट हो गया। आजा, आजा मेरे पास। सम्मोहित सा नरेंद्र बढ़ता बढ़ता उनकी चौकी के पास पहुंच गया। ठाकुर ने अपने निकट चौकी पर थपकी दी। बैठ, यहां बैठ मेरे पास। नरेंद्र कुछ संकोच से चौकी पर बैठ तो गया, किंतु कुछ हटकर। उनके एकदम निकट नहीं बैठा। ठाकुर भाव में तन्मय हो गए। अस्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए वे स्थिर दृष्टि से उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगे। नरेंद्र के मन में ढेर सारा असमंजस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ठाकुर क्या करने जा रहे हैं। कुछ आशंकित भी था, जाने यह पगला क्या करे। और सहसा ठाकुर ने अपना दाहिना पैर उसके वक्ष पर स्थापित कर दिया। नरेंद्र की विचित्र स्थिति थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कर रहे हैं और वह उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। अवश सा बैठा था। उन्होंने यह क्यों किया? पर यह कैसा स्पर्श था? वह सिहर उठा। वह अपनी खुली आंखों से देख रहा था कि कमरों की दीवारों के साथ साथ सारी वस्तुएं कहीं शून्य में विलीन होती जा रही हैं। क्या था यह? क्या सारे ब्रह्मांड के साथ उसका क्षुद्र अहम भाव भी सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा था? नरेंद्र घबरा गया। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है, और वह मृत्यु उसके सामने अत्यंत निकट आ गई थी। वह स्वयं को और रोक नहीं पाया। चिल्लाकर बोला, यह क्या कर रहे हैं आप? घर पर मेरे तो माँ बाबा हैं। ठाकुर खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे कोई बालक अपने खेल की सफलता पर प्रसन्न होकर हंसता है। उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसके वक्ष को सहलाया। अच्छा, तो अभी रहने दे। एकदम ही होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। समय आने पर ही सब होगा। नरेंद्र चकित रह गया। ठाकुर द्वारा उसका वक्ष छूते ही वह सारा दृश्य, वह अपूर्व अप्रत्यक्ष विलुप्त हो गया था। कमरे के भीतर और बाहर की सारी वस्तुएं पूर्ववत ही अव्यवस्थित हो गई थी। हे ईश्वर, यह सब क्या है? नरेंद्र प्रकृतस्थ हो गया, किंतु उसका मन जैसे वायु वेग से भागता ही चला गया। यह सब क्या हुआ? ठाकुर सहज रूप से मुस्कुराए। आज तो तू सुरेश की बग्गी में नहीं आया? नहीं। ठाकुर के स्वर में स्नेह का निर्झर फूट आया। तो फिर कैसे आया तू? किराए की गाड़ी में? नहीं, पैदल आया हूं। फिर तो तू थक गया होगा। कलकत्ता से बहुत दूर है दक्षिणेश्वर। हाँ, दूर तो है। पहली बार गाड़ी में आया था तो दूरी का पता ही नहीं चला, नरेंद्र ने कहा। अच्छा, तू बैठ, तेरे खाने के लिए कुछ ले आऊं। थका तो तू है ही, पर भूख भी तो लगी होगी न। ठाकुर बाहर चले गए। नरेंद्र बैठा रहा। उसके मन में भयंकर संकल्प विकल्प चल रहा था। एक मन कहता था, तू किस मायाजाल में फंसता जा रहा है? उठ, अब घर चल। वे यहां नहीं है तो फिर बैठा उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? और दूसरा मन कहता था, नहीं, भागने की क्या आवश्यकता है? भाग ही गया तो कैसे समझूंगा कि यह सब क्या था? पहले मन ने धिक्कारा, इस मायाजाल को समझने की आवश्यकता ही क्या है? इससे ईश्वर मिल जाएगा क्या? और दूसरा मन कह रहा था, तो भागने से ईश्वर मिल जाएगा क्या? ठाकुर लौट आए। उनके हाथों में फल और मिठाइयां थी। वे आकर चौकी पर बैठ गए। ले खा, यही सब पा सका हूं तेरे लिए। नरेंद्र सहज भाव से आकर उनके पास बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उनके इस स्नेहपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। जब उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों मिठाई खिलाने का प्रयत्न आरंभ किया। खा, ले खा। नरेंद्र को भूख लगी थी। खाना तो उसे था ही, इसलिए वह खा रहा था, किंतु बच्चों के समान इस प्रकार उनके हाथों से नहीं खाना चाहता था। संकोच उसे छोड़ नहीं रहा था। मन निरंतर बोल रहा था, विचित्र है ये, स्वयं अबोध शिशु के समान है, समाज का शिष्टाचार नहीं जानते, या मुझे छोटा सा बालक समझते हैं। अंततः नरेंद्र ने कुछ अपने हाथों से खाया और कुछ ठाकुर ने उसे अपने हाथों से खिलाया। खा पीकर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब चलूं। ठाकुर के चेहरे पर नैसर्गिक प्रसन्नता तत्काल विलीन हो गई। अभी से? नरेंद्र हंसा। मुझे कलकत्ता लौटना भी तो है। अभी से नहीं चलूंगा तो कब पहुंचूंगा?
ठाकुर ने तथ्य को स्वीकार किया, कुछ सहज हुए। बोल, फिर शीघ्र ही आएगा तो? नरेंद्र के असमंजस ने उसे पुनः आ घेरा। क्षण भर के लिए कुछ सोचता खड़ा रहा, फिर बोला, आऊंगा।